हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर जो 12 है कक्षा 10 की जो विज्ञान है ना, साइंस है, विद्युत चैप्टर जो है उसको डिटेल में समझेंगे। वन शॉट वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखना बच्चों, और वीडियो पे आए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखो पूरी एनसीईआरटी मैंने ली है, सारी बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। आज हम चीज़ों को समझ रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है आवेश किसे कहते हैं, ठीक है। आवेश जिसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो एन ई होता है। एन होता है नंबर संख्या, ई होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आवेश क्या होता है? द्रव्य के साथ जुड़ी हुई अदिश भौतिक राशि। आप ऐसे लिख सकते हैं, आवेश वह अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आवेश वह अदिश राशि है जिसके कारण चुंबकीय और वैद्युत प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाती हैं, ठीक है। आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलम होता है, ऐसा ही मात्रक, ठीक। ये चीज़ आपके किताब में नहीं लिखी मिलेगी, लेकिन इसको मैंने अपने शब्दों में बनाया है, आशा करता हूँ को पसंद ज़रूर आया होगा। जो फॉर्मूला होता है आवेश का वो होता है Q बराबर NE। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो Q होता है आपका कुल आवेश, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। जो E का जो मान होता है ना, E बराबर 1.6 गुना 10 की घात -19 कूलम, इतना होता है। इसे आप याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में भी जरूरत पड़ेगी और इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विद्युत जो आवेश होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं आवेश? दो प्रकार के आवेश होते हैं। नंबर 1 धनावेश, नंबर 2 ऋणावेश। अब धनावेश कब उत्पन्न होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धन आवेश उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ना, तब वहां पर धनावेश उत्पन्न होगा। जैसे उदाहरण में बताऊं, कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। उदाहरण, ठीक है। जब आप कांच की छड़ को रेशम के धागे से रगड़ोगे ना तो आपको धनावेश मिलेगा, ठीक है। अब ऋणावेश इसका जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋणावेश उत्पन्न होता है, ठीक है। और ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अगला आता है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को ना, जो आवेश किस रेट से, किस स्पीड से प्रवाह हो रही है, आवेश प्रवाह की जो दर होती है ना, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल भाषा में आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आवेश प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ठीक है। इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। तो इसका सूत्र होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टे में समय, ठीक है। आवेश बराबर क्या होता है? I बराबर Q/T, ठीक। तो Q का मात्रक कूलम, T का मात्रक सेकंड। तो इसका कूलम प्रति सेकंड भी होता है, और जिसे शॉर्टकट में हम एम्पियर भी कहते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका क्या हुआ? एम्पियर। ये ध्यान रखना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। कूलम प्रति सेकंड भी है, कूलम प्रति सेकंड, ये भी इसका मात्रक है, और एम्पियर भी है। तो कूलम प्रति सेकंड को हम एम्पियर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। जो विद्युत धारा का मात्रक है ना, क्या है, इसको मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा। एम्पियर है, एम्पियर मतलब जूल प्रति सेकंड। तो घबराना नहीं है, देखो हमें पता है I बराबर क्या होता है बेटा? Q/T। इस सूत्र को आप याद रखिए, इससे आपका फॉर्मूला, आपका परिभाषा बन जाएगा। ध्यान रखिए, I हमें लेना है 1 एम्पियर, ठीक है। Q भी हमें लेना है 1 कूलम, और T लेना है हमें 1 सेकंड। अब इससे आपका परिभाषा बन जाएगा। कैसे? देखिए, सब एक एक लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। कैसे? यहां से लिखना है, यदि किसी चालक से प्रवाहित प्रति सेकंड, प्रति मतलब 1 सेकंड, प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है, या 1 एम्पियर
कहलाती है। ये आपको लिख देना है, ठीक है। अतः आई बराबर, पहले ये लिखना, अतः आई बराबर Q अपॉन T, और उसके बाद लेना ये वाला पद। सिंपल, ये पूछा गया है, ठीक है, 2 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में। अब उसी तरीके से एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। देखो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालनी है। एक कूलम, क्या बोला गया है, हम एक कूलम दिया गया है, तो दिया है क्या लिखेंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले देखा जाता है कि हमें दिया क्या गया है। एक कूलम यानी कि जो आवेश दे रखा है मुझे, आवेश Q बराबर, वो मुझे एक कूलम दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि n का मान हमें ज्ञात करना है। और आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne। तो n बराबर क्या हो जाएगा, Q बट्टे E, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। n निकालना है, Q का मान हमें दे रखा है एक कूलम, और E का मान हमें पता होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ठीक है। तो इसको हल कैसे किया, माइनस का 19 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 19। दशमलव हटाओगे, एक संख्या है, एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। काटो इसको, 2 पंजे 2 अट्ठे, ठीक है। तो 8 से भाग देना है, 6 है ना, 8 से भाग देना है 5 में, देखो तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 8 छंग 48, ठीक है। 8 छंग 48, घटाएंगे तो 2 बचेगा, 0 लगा सकते हैं, 8 दूनी 16, घटाएंगे तो 4 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंच 40, ठीक है। पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो भाग देंगे 0.625 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 0.625, और 10 की घात माइनस के 19 ऊपर जाके प्लस का हो गया था, प्लस के 19। अब ये आंसर है, लेकिन ना विज्ञान में आप आंसर को सार्थक अंक में छोड़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो क्लास 10th के हिसाब से, परंतु जब आप कक्षा 11 में जाओगे, 12 में जाओगे ना, वहाँ पर सारे आंसर्स को आपको सार्थक अंकों में छोड़ना होगा, यानी कि 0.1 स्थान बाद लगानी होती है आपको, ठीक है। और यहाँ तो आप MKS पद्धति पढ़ रहे हो, बड़ी क्लासों में सारे आंसर आपको CGS पद्धति में रखने होते हैं, सेंटीग्राम सेकेंड में, ठीक है। तो देखो हमें दशमलव हमारे पास यहाँ है, हमें दशमलव यहाँ लाना है, ठीक है। मुझे दशमलव को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। कहीं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेटा, है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं किया है हमने, नहीं किया यार, बिल्कुल सही है, यहीं पे छोड़ दो। अब दशमलव को जो हम शिफ्ट करते हैं तो 10 से हमें गुणा करना होता है, ठीक है। 10 से हमें गुणा करना है, तो 10 से मुझे भाग भी करना होगा, ठीक है। तो देखो मुझे 10 से गुणा करना है और मुझे 10 से भाग करना है। जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो 0.1 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.25, और 10 की घात 1 यहाँ है, 10 की घात 19, भाग में घातें घटती हैं, तो 10 की घात 19 में से एक घात कम कर दोगे तो 10 की घात 18, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से शिफ्ट होता है, कई बच्चों को नहीं आता था, तो जो कि मैंने डिटेल में बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला टॉपिक है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जो विद्युत परिपथ होता है वो क्या होता है, सो देखो आप घर पे आप हमने देखा होगा, आपके पास एक स्विच होता है, हाँ, उसके साथ यहाँ पर लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, तो ये सब चीज़ें एक तार के साथ अलग अलग टाइप पे जुड़ी हुई पड़ी हैं, ठीक है ना। अभी आगे हम पढ़ने वाले श्रेणी क्रम प्रतिपथ, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्वक्रम संयोजन, ये सब पढ़ेंगे और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे और उसका डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा पूरा प्रूफ, तो वीडियो पे बने रहिएगा सब कुछ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, देखो विद्युत धारा बह भी सकती है और बंद भी हो सकती है, किसके माध्यम से, स्विच के माध्यम से, है ना। तो किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ये चित्र बना दीजिए, देखिए ये हमारा सेल लगा पड़ा है, ठीक है, ये हमारा एमीटर है, इसमें करंट बह रहा है, विद्युत धारा बह रही है I, ठीक है, ये मेरा वोल्ट मीटर लगा है, तो ये पूरा एक परिपथ, छोटा मोटा एक एग्जाम्पल दे दिया हमने, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में आता है। फालतू का मैंने कुछ भी नहीं लिया बेटा, हर एक चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, ठीक। अब ऐसे चीजें आ जाती हैं और MCQ में आपको प्रतीक दिया होता है, आपसे बोलेगा कि ये किसका चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये चीज जरूरी है,
विद्युत परिपथ अवयव, ठीक है, जैसे विद्युत सेल, तो ये चिन्ह किसका होता है, विद्युत सेल का। एक प्लस का होता है, प्लस वाला डंडा बड़ा होता है, माइनस वाला डंडा छोटा होता है, ठीक। अब दो या दो से ज्यादा सेल जब जोड़ दिए जाते हैं तो बैटरी हो जाता है, ठीक है। बैटरी क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सेल एक साथ जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। ये वाला क्या है, देखो खुला है, तो ये क्या है, प्लग कुंजी अथवा स्विच है, ठीक है। अब ये यहाँ पर डॉट आ चुका है, तो ये क्या है, बंद। ये खुली स्विच थी और ये बंद स्विच है, ठीक है। ये तार संधि है, ये तार के ऊपर ये संधि टाइप है, और ये देखो तार तो है और इसके ऊपर से यूं क्रॉस करके आया है, तो ये क्या है, क्रॉसिंग, तार की क्रॉसिंग है, ठीक। आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अपना नोट्स जरूर बनाते रहना बेटा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट mathematicsanalysis.in पे जा सकते हैं, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। और लिया है मैंने, जैसे ये है, यूं गया, ऊपर से ऐसा बनना पड़ा, दिल टाइप है ना, तो ये विद्युत बल्ब है, ऐसा है हार्ट बीट रेट। तो ये क्या होता है, प्रतिरोधक होता है। ये सब प्रतिरोधक क्या होता है आगे हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये प्रतिरोध के साथ ऐसा तीर बना पड़ा है, तो ये होता है धारा नियंत्रक का चिन्ह, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ये हमारा धारा नियंत्रक है। फिर देखो एमीटर, एमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर से, ठीक है ना, ए लिखा होगा। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं, विभवांतर मापते हैं। विभवांतर क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। वैद्युत विभव, मैंने बोला था आपको मैं वैद्युत विभव बताऊंगा, सब बताऊंगा, एक एक करके चलेंगे हम। तो वैद्युत विभव क्या होता है, देखो वैद्युत विभव अनंत से, ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूज हो जाते बच्चे, अनंत से मतलब बहुत ज्यादा दूर से, ठीक है, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है और हम चीजों को ला रहे हैं अनंत से, ठीक है। वैद्युत विभव अनंत से, ये अनंत दूरी है, अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, ये विद्युत क्षेत्र है ना, किसी भी बिंदु तक एक कूलाम के धन आवेश को लाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। अब चीज समझो, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, अनंत से, ये अनंत दूरी है, अनंत से एक कूलाम आवेश को मैं विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जा रहा है ना, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर को V से प्रतिष्ठित करते हैं, V, और इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विभवांतर, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। देखो बेटा, ये तो अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, इसके बाद जो वीडियो में बनाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, उसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी ढेर सारे होंगे, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर देखना, ये देखोगे तभी वो आएगा, वो वरना कोई काम का नहीं है। अब विभवांतर क्या होता है, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के, ठीक है, ये हमारा विद्युत परिपथ है, किन्हीं दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, विद्युत विभवांतर वह कार्य होता है जो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। एक आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है। वहां पर अनंत से लाया जा रहा था, यहाँ पर दो बिंदु होते हैं, एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। सिंपल सी बात है, विभवांतर से, ठीक है। और V बराबर क्या होता है, W/Q। W आपका क्या है, कार्य है, Q आपका क्या है, आवेश है, ठीक है, ये आपका क्या है, आवेश है। इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, कूलाम का, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम होता है, या फिर इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना। वोल्ट मीटर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये मैंने बड़ा सा चित्र लिया, ये वोल्ट मीटर है।
वोल्टमीटर क्या कार्य करता है? विभवांतर को मापता है कि कितना सर्किट, कितना वोल्टेज। आपने देखा होगा ना, हम बोलते हैं भाई इतने वोल्ट का है, इतने वोल्ट का है ना, तो उसकी वो विभवांतर होती है। विभवांतर को मापने की युक्ति को हम वोल्टमीटर कहते हैं। इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ा होता है। पार्श्वक्रम में जुड़ा होता है, ये चीज आप सुन रहे हो ना, पार्श्वक्रम। तो वो मैं इसको आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ, पार्श्वक्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा एक चित्र, ये वोल्टमीटर का रियल इमेज है। आगे बढ़ते हैं। ओम का नियम, ठीक है, ओम का नियम हर साल पूछा जाता है, हर साल। ठीक है, इस पर प्रश्न भी आएंगे। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम अगर सिंपल में शॉर्टकट में बताऊं ना, V समानुपाती I होता है। ठीक है, जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है, इसे हम ओम का नियम कहते हैं। अब डिटेल में समझाता हूं ये क्या होता है। देखो, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मैंने बोला ना V समानुपाती I, तो वही चीज इसको थोड़ा बना के लिखा है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बट एक कंडीशन होती है, वो लिखनी जरूरी है। परंतु अन्य भौतिक राशियां जैसे कि तार का ताप इत्यादि, है ना, जो भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो समान होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे V समानुपाती, V क्या कह रहा है, V समानुपाती I। मतलब समानुपाती का मतलब क्या होता है ना, जैसे जैसे ये I बढ़ेगा वैसे वैसे ये विभवांतर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी कि I निर्भर कर रहा है V पर, V निर्भर कर रहा है I पर, ये सीधी सी बात है। अब ये समानुपाती है, इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर R लग जाएगा। ठीक है, ये R जो होता है बच्चों, ये एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तार का प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? R का मात्रक ओम, ऐसे ऐसे बनाते हैं ओम को, R का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो V बराबर IR। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अभी भी करेंगे और आगे भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सिंपल सा लिखना है आपको, सिंपल मैंने लिखवाया है, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा बड़ा नहीं किया हमने। अब बात हो रही है प्रतिरोध की। तो ओम का नियम हमारे पास क्या था? V बराबर IR था। तो R हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, ये R है, तो ये I गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे I। और ये जो R है ये हमारा क्या है? प्रतिरोध है, और इसका मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब रोकता है वो चीज। ठीक है, रोकता है। नाम से समझो, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। नाम से स्पष्ट है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाले धारा का, जो धारा बह रही है ना चालक में, उसका हमेशा विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। ठीक है, कब विरोध करता है? प्रतिरोध मत लिखना। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, जिसे ग्रीक भाषा के शब्द ओम से प्रदर्शित किया जाता है, और ओम के नियमानुसार V बराबर IR, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टे I। सिंपल है, ये चीज आपको लिखनी है कॉपी में अच्छे से। ठीक है बेटा, ये भी आ गया होगा, आप नोट करते जरूर है ना, क्योंकि आप अभी समझोगे 2 मिनट बाद फिर भूल जाओगे। साइंस के लिए नोट्स हमारा बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में आ जाता है, 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। सिंपल सी बात है, R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है V बट्टे I। ठीक है, R बराबर क्या होता है? V बट्टे I, ओम के नियम से। तो 1 ओम बोला है, तो यानी कि R का मान 1 ओम होगा, V भी मुझे 1 वोल्ट लेना है, और I भी मुझे 1 एम्पियर लेना है। सब कुछ मुझे एक एक लेना है जब भी एक बोलेगा आपसे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ लिखना है। इसी से पता चल जाएगा, जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का होगा
तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाती है। जब परिपथ में 1 एम्पेयर की धारा बह रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाती है। सिंपल सा लॉजिक है, इसी को देख के मैंने बोल दिया। 2 बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये रटने वाली कोई भी चीज नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये चीज भी आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, हर साल ये तो आएगा ही आएगा 100%। क्या है क्वेश्चन? किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? जो प्रतिरोध अभी आप देख रहे थे, प्रतिरोध क्या होता है? चालक में बहने वाली विद्युत धारा का हमेशा विरोध करता है। तो वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, किन चीजों पर निर्भर करता है, कब घटेगा कब बढ़ेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए कुछ 3-4 कारक हैं। पहला कारक है चालक की लंबाई। जो भी हमारे पास चालक है उसकी जितनी लंबाई होगी ना उस पर निर्भर करता है। देखो मान लेते हैं ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, इसकी लंबाई L है। देखो जो R होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो L के समानुपाती होता है हमेशा। इसे याद मत कीजिए, ये ऑटोमेटिकली लिख लोगे, ये जो सफेद में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेन चीज ये है चालक की लंबाई पर, तो प्रतिरोध हमेशा चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, ये लिखोगे आप इससे। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या बोला? जितनी ज्यादा लंबाई होगी प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। सपोज करो इसकी लंबाई 5 मीटर है और एक मेरे पास चालक है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। तो आपसे अगर बोले कि भैया इसमें है ना सेम चीज का है, ये भी आपका कॉपर का है तार और ये भी आपका कॉपर का तार है, ठीक है, सेम चीज का है। अब से बोला गया है कि इसकी लंबाई 5 मीटर है और इसकी लंबाई 10 मीटर है, तो किसमें प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो आप बोलोगे इसमें ज्यादा होगा क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है, यानी कि जितना ज्यादा लंबाई होगा प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा। ठीक, तो वही चीज लिखा है, चालक की लंबाई जितनी ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होता है। प्रतिरोधक चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, ये चीज। ठीक, आगे बच्चों समझ में। दूसरी चीज है चालक की मोटाई, जिसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये जैसे तार है, जितना ज्यादा मोटा होगा उसकी प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितना ज्यादा मोटा होगा उतनी प्रतिरोध कम होगी, सीधी सी बात है, समझ गए? यानी कि जो प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर जो है ये 1 के बट्टे में है, 1 के बट्टे में A है ना, तो जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा आपका प्रतिरोध उतना कम होगा, और जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना प्रतिरोध ज्यादा होगा। एक कम दूसरा ज्यादा, दूसरा ज्यादा दूसरा कम। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ लिखा है चालक की मोटाई जितनी अधिक होगी उसका प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। ठीक, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, चालक के पदार्थ की प्रकृति। जैसे मैं तार की बोल रहा था ना, कॉपर है, सिल्वर है, तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है किस टाइप का तार है ना। अब आप देखो बेटा, अगर मैं कॉपर का तार ले लूं, ठीक है, और एक एल्यूमिनियम का तार लूं, तो दोनों में डिफरेंस है, दो अलग अलग मेटल्स हैं। ठीक है, दोनों की जो प्रतिरोधकता है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जो आर होता है, अब ये देखो वो समीकरण एक था हमारे पास, क्या हमारे पास आर समानुपाती एल था, ये समीकरण एक था, और दूसरा हमारे पास था आर समानुपाती 1/A। ठीक है, ये दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लो, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर समानुपाती L/A। ठीक है, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, बराबर लग जाएगा, यहाँ रो आ जाएगा, नीतांक है L/A, ये सूत्र बन जाता है, और ये सूत्र ये है। ठीक है, तो अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, जो कि उनकी विशिष्ट प्रतिरोधक पर निर्भर करता है। ये जो रो है ना बच्चों, ये रो, इसे रो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रो, और इसे बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध पर आंकिक प्रश्न
हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और कोई सा भी बोर्ड ले लो, ठीक है, जो भी चीज़ बोल रहा हूँ मैं हर हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। रो एक नियतांक है जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इस रो को? प्रतिरोधकता कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे प्रतिरोधकता क्या होती है। हालांकि इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा का प्रवाह का विरोध करेगा, ठीक है। प्रतिरोधकता, प्रति मतलब अगेंस्ट, खिलाफ, तो प्रतिरोधकता वह गुण होता है कि वह कितनी स्पीड से किसी चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, वो होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह दर्शाता है कि वह कितनी तीव्रता से धारा का प्रवाह का विरोध करेगा, ठीक है। प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो ओम होता है, और इसकी जो विमा होती है एम एल की घात 3 टी की घात -3 ए की घात -2। आप कहोगे सर ये कौन सी बला है, ठीक है, ये कौन सी बला है? तो विमा याद मत करो, क्लास 10th के लिए विमा की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन 11th 12th में भी आता है, तो उस हिसाब से मैंने विमा लिख रखा है, ठीक है। तो विमा आप कक्षा 11 से पढ़ना शुरू करोगे, उस पर तो मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो जब कक्षा 11 में जाओगे तो फिजिक्स में ये सब विमा वगैरह आपको देखने को मिलेगा। 10th में नहीं चाहिए है। अगर 10th वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, विमा छोड़ दो, विमा आपसे नहीं पूछेगा। हो सके आपके पास अगर टाइम है तो याद कर लो, क्या पता आ जाए, कुछ कह नहीं सकते बोर्ड वालों का। अगला टॉपिक है मिश्र धातु। मिश्र धातु को अंग्रेजी में कहा जाता है अलॉय। ये कौन सी बला है? मिश्र धातु, धातुओं का मिश्रण, सीधी सी बात है, नाम से स्पष्ट है। तो मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्र उपचयन नहीं होता। यही कारण है कि मिश्र धातुओं का उपयोग सामान्यतः विद्युत तापक के यंत्रों में किया जाता है, जैसे विद्युत इस्त्री, टोस्टर इत्यादि। तो मिश्र धातु क्या होता है वो तो बता दूं। देखो, 2 या 2 से ज्यादा धातु आप लोग उनका समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा धातु, ठीक है, कुछ आपने कॉपर ले लिया, कुछ आपने सिल्वर ले लिया, कुछ भी अलग अलग पदार्थ लिए हैं, लेकिन उनका समांगी मिश्रण, ये नहीं कि ये ज्यादा है वो कम है, नहीं। जितने भी आप धातु लोगे, 2 या 2 से ज्यादा धातु, उनका समांगी मिश्रण तो समान समान मात्रा में मिलाओगे और फिर जो बनेगा वो होता है मिश्र धातु, ठीक है। और मिश्र धातु का ये गुण होता है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर लिखवाया है। नोट करने वाली कुछ बातें हैं। ये दिख रहा होगा आपको चित्र में, ये दिख रहा होगा आपको चित्र में। इसका आपने देखा होगा बल्ब है, बल्ब में एक वायर जल रहती है ना। बाकी कुछ अगर होता है तो फट से वो जल जाती है, लेकिन वो वायर नहीं जलती। ये बल्ब में जो वायर होती है आपने देखा होगा ना, 10 रुपए की जो बल्ब आती है उसमें तो पूरा पूरा दिखता है क्योंकि वो पारदर्शी होता है। और ये आपका है क्या, कॉपर, तांबा। तो इसका गुण क्या है? देखो, विद्युत बल्बों की तंतु के लिए, ये क्या है बेटा, ये तंतु है ना। तंतु के लिए एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। क्यों? टंगस्टन एक मिश्र धातु है जिसका जो गलनांक होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, उच्च होता है, ठीक है। अगर इसको गलना है ना, इसको हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, बहुत ज्यादा ऊष्मा होगा तभी गलेगा, ठीक है। और वो सस्ती भी होती है और वो मिश्र धातु है और उसका गलनांक बहुत ज्यादा उच्च है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम का सामान्य उपयोग विद्युत प्रवाह चालक के रूप में किया जाता है। तांबा और एल्यूमिनियम, आपके घरों में जो वायर है वो या तो तांबे का होगा या एल्यूमिनियम का होगा, या किसी और का है क्या, चांदी का है या नहीं है। चांदी उससे अच्छा है लेकिन वो महंगा है। आपके घरों में जो है वो तो या तांबा होगा या एल्यूमिनियम होगा, क्योंकि ये सस्ते होते हैं और सस्ते होने के साथ ये बेस्ट है, ठीक है। हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है और ये चीप है, बेस्ट है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेल, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल, बैटरी। दिखा होगा तो हम बात कर रहे थे सेल की।
सेल क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा अपने घरों पे रिमोट तो घर किसी के पास होगा, टीवी का रिमोट है ना, उसमें छोटे छोटे 2 बैटरी लगे होते हैं। बैटरी को हिंदी में सेल कहा जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सेल क्या होता है? ठीक है, सेल एक युक्ति है जो अपने अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा को, इसके अंदर कार्बन भरा होता है कि नहीं, वो एक रासायनिक ऊर्जा है, अपने अंदर समाहित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके किसी चालक के 2 सिरों के बीच, चालक के 2 सिरों के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर को उत्पन्न करता है, जिससे आवेश की गति आ जाती है। विभवांतर जैसे उत्पन्न करेगा उसके अंदर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और आवेश यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसके का, ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आवेश की गति आती है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो जब आपस में गति करने लगते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है, अगर विद्युत धारा है तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर विद्युत धारा नहीं है। सीधी सी बात है। तो समझ गए विद्युत, ये जो सेल है वो क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर समाहित रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके किन्हीं चालक के किन्हीं 2 सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दी है, और वो जो विभवांतर है उनके अंदर चालक की गति देती है, जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो ये हमारा सेल हुआ। ठीक है बच्चों, इसका सांकेतिक चिन्ह क्या होता है? अभी मैंने बताया था, एक बड़ा होता है, एक छोटा डंडा होता है। बड़े वाले पे प्लस लगाओगे, छोटे वाले पे माइनस लगाओगे। ये इसका सांकेतिक चिन्ह है। अब हम बात करेंगे बैटरी। ये देखो बैटरी है, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल को एक साथ जोड़ दिया और ये हमारा क्या बन गया? बैटरी बन गया। ठीक, ये हमारा क्या बन गया? सेल और बैटरी में अंतर है। कई सारे सेल्स को जोड़ेंगे तो बैटरी बन जाएगी। वही लिखा है, 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन से बने युक्ति को हम बैटरी कहते हैं। ठीक, सांकेतिक चिन्ह देखो, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। 3 सेल का मैंने दिखाया आपको, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। अब आता है चालक। कंडक्टर किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत आवेश को आसानी से प्रभावित होने देते हैं, चालक कहलाते हैं। चालक जिससे होकर होता हुआ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसे हम चालक कहते हैं। अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तांबा, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये चालक हैं। जैसे तांबे का तार हुआ, एल्यूमिनियम का तार हुआ, उसी से तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वो हमारा चालक हुआ, कंडक्टर हुआ। कुचालक क्या होता है? कुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे मेरे हाथ में ये क्या है? प्लास्टिक का है, इसमें ये कुचालक है क्योंकि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाते हैं, इसीलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते, वे पदार्थ विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर रबड़, प्लास्टिक, ठीक है, कांच इत्यादि, ये हमारे क्या हुए? कुचालक हुए। नेक्स्ट है चालकता। किसे कहते हैं बेटा? चालकता किसी चालक का वह गुण है जिससे यह अपने अंदर विद्युत आवेश को प्रभावित होने देते हैं। ठीक है, वह गुण है जिसके कारण अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाह होने देता है, तो उस गुण को हम कहते हैं चालकता। अब कुछ प्रश्न है छोटे मोटे एनसीईआरटी के, वो देखिए। क्वेश्चन है, अभी जो आपने पढ़ा है ना उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला और दूसरा मोटा हो तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, और जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? अभी आपने पढ़ा था। देखो, अगर 2 तार हैं, दोनों कॉपर के हैं, सपोज करो दोनों कॉपर के हैं, एक पतला है एक मोटा है, तो किस पे आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? ये आपसे पूछा है। चालकता किस पर निर्भर करती है? देखो, हम जानते हैं किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, पढ़ा था। तो क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, यानी कि मोटाई जितनी होगी, प्रतिरोध उतना कम होगा। और अगर तार की लंबाई छोटी है
और वो मतलब तार मोटा है, ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अगर तार पतला है तो विद्युत प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक। चूंकि मोटे तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होगा, जिसके फलस्वरूप मोटे तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। प्रतिरोधकता कम होने का मतलब है विद्युत का फ्लो अच्छा होगा उसमें, क्योंकि उसमें प्रतिरोध कम है। प्रतिरोध कम क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। और जब भैया उसका कम शक्तिशाली है तो उस पर प्रभाव ज्यादा अच्छा होगा विद्युत धारा का। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन ने, हो गया। तो ये रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, समझने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व की विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर, पहले जितना विभवांतर था ना उससे आधा कर देते हैं, कर देने पर उसका प्रतिरोध नियत रहता है। प्रतिरोध देखो पहले जितना था अब भी उतना ही रहता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तब उस अवयव से प्रभावित होने वाले विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। प्रतिरोध तो सेम है, लेकिन विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में भी, 2 नंबर वाले प्रश्न में भी। और इससे बढ़िया है न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रतिरोधक के हर साल, वो जरूर करने हैं। तो देखो हम जानते हैं आर बराबर क्या होता है, V बट्टे आई की, किसके नियम से, ओम के नियम से। पहले विभवांतर क्या था, V1 था, और दूसरा वाला विभवांतर V2 कर दिया गया है। और V2 क्या है, पहले वाले का आधा कर दिया, पहले जितना था उससे दूसरी स्थिति में उसका आधा कर दिया गया, यानी कि जो V2 है वो V1 का आधा है। लेकिन प्रतिरोध दोनों स्थितियों में नियत रहता है, ये बोला गया है, ठीक है। प्रतिरोध दोनों स्थितियों में नियत रहता है, ठीक है। लाइट चलेगी तो विभवांतर आधा हो जाने पर धारा भी आधा हो जाती है। अब ये छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। अगर प्रतिरोध नियत है, अगर विभवांतर को जितना किया जाएगा आधा किया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपका जो विद्युत धारा वो भी काम करेगा। सिंपल सी बात है। क्यों, आप कहोगे सर क्यों, V समानुपाती I, तो जैसा व्यवहार V करेगा वैसा व्यवहार I करेगा। अगर V आधा हो रहा है तो प्रतिरोध भी आधा होगा। विभवांतर आधा हो जाने पर धारा भी आधा हो जाएगी, सीधी सी बात है, ओम के नियम से। दैट्स इट, ये इसका आंसर था, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। देखो विद्युत टोस्टर हो या टंगस्टन जो अभी मैंने बताया वो मिश्र धातु होते हैं, तो ये शुद्ध धातु के नहीं होते हैं, मिश्र धातु के होते हैं। क्यों, तो इसका एकमात्र रीजन है उनका गलनांक। शुद्ध धातु के गलनांक निम्न होते हैं, जबकि मिश्र धातु के गलनांक उच्च होते हैं, जो कि अधिक ताप पर पिघलते नहीं हैं। यही उसका एकमात्र कारण है कि वहां पर मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं, शुद्ध धातु का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने बोला वैसे आप इसे बनाकर लिख लीजिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि पहला कारण है मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है। दूसरा कारण है ताप वृद्धि के कारण इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। जितना अगर ताप बढ़ाया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, मिश्र धातुओं का जो अपचयन होता है, अपचयन का मतलब दहन, जलाना, उच्च ताप पर भी शीघ्र नहीं हो पाता। जितना अगर बहुत ज्यादा ताप दिया जाए तो भी नहीं हो पाता। तो यही इसका एक कारण है कि हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं शुद्ध धातु की तुलना में। अगला है प्रतिरोधों का संयोजन। देखो प्रतिरोध है, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे हम थोड़ा बहुत। विभिन्न कार्यों के लिए हमें कभी कभी एक से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। जैसे तुम्हारे घर में सिर्फ बल्ब तो नहीं होगा ना, फ्रिज होगा, टीवी होगा, कूलर होगा, पंखा होगा, तो ये अलग अलग
प्रतिरोध की चीज़ें हुई तो जिनको हमें जोड़ना पड़ेगा सर्किट से ना, अलग अलग टाइप में, तो इसलिए आवश्यकता पड़ती है अलग जोड़ने की। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के जोड़ने को ही प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इस पर डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, या तो डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएंगे। ये चैप्टर बहुत लेंथी है और इसमें से बहुत नंबर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। मैं यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को लेकर चल रहा हूँ। आप क्वेश्चन एग्जाम में 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लेना है, ये मान लीजिए। ठीक है, मैं जनरली 3 लेके चल रहा हूँ। तो श्रेणी क्रम कब कहोगे आप? देखो, ये प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध मैंने लिए, R1, R2, R3, ये मेरे 3 प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कब कहलाते हैं? ये प्रतिरोध का एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये R2 का सिरा है, या इधर ये सिरा है। जब प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे सिरे से अटैच हो जाता है, देखो ये इस R2 का सिरा या R3 का सिरा एक साथ अटैच है, तो ऐसे क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। एक के साथ एक अटैच होते हैं सीधा सीधा, तो उसे हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये चित्र है, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये इसका, इसमें हमने ये बैटरी लगा रखी है और ये हमारा कुंजी है, इसमें विद्युत धारा I बह रही है। ठीक, कोई दिक्कत, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, ठीक है, नोट करना है। हमेशा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा नियत रहती है, विद्युत धारा I नियत रहती है। ठीक है, यानी कि ये देखो, इस पूरे सर्किट में ये जो धारा I है वो पूरे इससे इसमें बह रही है, इसमें बह रही है, इसमें बह रही है, पूरे सर्किट में एक ही धारा बह रही है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत धारा I होता है वो नियत रहता है। इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी हम डेरिवेशन करेंगे तो ये चीज नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस पर विभव कितना होगा, इस पर विभव कितना होगा और इस पर विभव कितना होगा, वो हम जानना चाहते हैं। और पूरे सर्किट का विभव क्या है? 1 है। पूरे सर्किट का जो कुल विभव है वो V होगा, यही लॉजिक लगाना है। ठीक, जब I नियत रहेगा तो V को लेके चलेंगे, और जब V नियत रहेगा दूसरे वाले पार्ट में तो हम I को लेके चलेंगे। ठीक है, सो देखो, हम जानते हैं ओम के नियम से, ये लिखना पड़ेगा। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, तो इसमें समान धारा I प्रवाहित होगी। इनके सिरों पर विभवांतर, ठीक है, इनके सिरों पर विभवांतर, यानी कि इसमें विभवांतर V1 होगा, इसमें विभवांतर V2 होगा और इसमें विभवांतर V3 होगा। हम ये देखना चाहते हैं कि इनके सिरों पर विभवांतर कितना है। ठीक, अब देखो, हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, हम जानते हैं V बराबर IR होता है। ठीक, तो पहले सिरे पर कितना होगा? V1 विभव, I नियत है तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 क्योंकि I नियत है, एंड V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। तो परिपथ का कुल विभव माना V, माना परिपथ का कुल विभव V है, तो कुल विभव क्या हो जाएगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम क्या करेंगे? V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान यहाँ पर रख देंगे। तो V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, और V का मान क्या होता है? IR। ये उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ध्यान से देखना, कहीं पर दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। V बराबर IR रख दो यहाँ पर, ये मैंने IR रख दिया। अब इधर से देखो बेटा, I उपनिष्ठ है सब में, I उपनिष्ठ ले लिया। यहाँ से अंदर बचा R1, यहाँ से अंदर बचा R2, यहाँ से अंदर बचा R3। I से I कटा दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या बचा? R, यहाँ से R1, यहाँ से R2, यहाँ से R3। तो ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन। अगर 4 प्रतिरोध लेता, ठीक है, अगर 4 प्रतिरोध लेता तो ऐसा होता R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 5 लेता तो प्लस में 5 हो जाता, ऐसे चलता रहता।
तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। आगे बेटा हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो ये डेरिवेशन आएगा या इस पे प्रश्न भी अभी करेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी हमने लिया भी है समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इस पर एक प्रश्न लिया है मैंने, ठीक है ना, पढ़ा है तो एक क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ में 5 प्रतिरोधक, एक 8 प्रतिरोधक और 12 ओम प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है। या तो बोला जाएगा या फिर चित्र बना के दिया जाएगा आपके पास। मैंने चित्र बना दिए, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। इसका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? बहुत आसान है। माना परिणामी प्रतिरोध R है, ठीक है। तो यहाँ लिख देखिए प्रश्नानुसार, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना प्रश्नानुसार, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 3 प्रतिरोध है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा R3 है। जोड़ देंगे, R1 का मान 5, 8 और 12, 12 और 8 20 और ये 25। जो तो तुल्य प्रतिरोध होगा पूरे सर्किट का वो कितना होगा? 25 ओम। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिया मैंने समांतर क्रम। समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी बोला जाता है, ठीक है। घुमा के बोल देगा लैंग्वेज तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समांतर का मतलब पार्श्व क्रम, पार्श्व का मतलब समांतर पार्श्व एक ही चीज है। पार्श्व क्रम का मतलब एक के नीचे एक होता है, समांतर एक के नीचे एक, ठीक। इसमें क्या होता है ना, इसमें विभवांतर नियत होता है, समांतर में विभवांतर नियत होता है और हर एक चीज में अलग अलग धारा बह रही होती है, ठीक। लेकिन इसमें जो बह रही, ये देखो जो विभवांतर है V, वो नियत होता है, ठीक। ये देखो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधक के एक सिरे के एक बिंदु A से जुड़े होते हैं। देखो सारे जो प्रतिरोध है इस सिरे से जुड़े हुए हैं और सभी प्रतिरोध एक के नीचे एक रखे हुए होते हैं। ये आपको लिखना होगा। मैंने इसमें भी 3 प्रतिरोध लिए तो ये लिखना, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इन पर भी विभव की मात्रा समान होगी। मैंने बोला विभव की मात्रा समान होगी, जबकि इनकी विद्युत धाराएं I1, I2, I3 होगी, जो मैंने चित्र में भी बना दिया। इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 और इसमें I3। तो I के लिए बात करनी है अब, है ना। हम जानते हैं, देखो बेटा यहाँ मैं लिखा के दिखा, V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ I रखेंगे V/R, ठीक। तो पहले वाले पे धारा कितनी बह रहेगी? I1 बराबर V/R1, V नियत है इसलिए V रखा है, ठीक है। ये पहला समीकरण I2 हो जाएगा V/R2, I3 हो जाएगा V/R3। कुल धारा क्या होगी? दोनों सिरों के बीच की कुल धारा I1, I2, I3 ये कुल धारा है। अब I1, I2, I3 के मान रख देंगे। I1 का मान V/R1, I2 का मान V/R2, I3 का मान V/R3, सबके मान रख दिए। I का मान क्या होता है? V/R, ये भी उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। ये उठा के हम यहाँ रख देंगे, रखा। देखो ऊपर से क्या है, V उभयनिष्ठ है तो यहाँ से V बाहर निकालोगे, V एक कम V तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 बचेगा। इस V से ये V कैंसिल, V एक कम V तो यहाँ से बच जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा डेरिवेशन मिल जाएगा। डेरिवेशन तो आता ही है हर साल, आराम से हो गया। 2022 में भी डेरिवेशन पूछा गया था। अब इस और एक क्वेश्चन लिया है मैंने, कह रहे हैं जब 1 ओम, 10 ओम और क्या यार 10 क्या होगा, ठीक है मैं अपने से ले रहा हूँ, यहाँ 10 नहीं है, 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, सपोज करो न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है ना। 3 प्रतिरोध हमारे पास, 1, 3 और 6, ठीक है दिया है। तो
श्रेणी क्रम में दे रखे, समांतर क्रम में दे रखे हैं। देखो यहाँ समांतर को क्या लिखा गया, पार्श्व, तो इसका मतलब है समांतर। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, R1 दे रखा है 1 ओम, R2 दे रखा है 3 ओम और R3 दे रखा है 6 ओम। माना तुल्य प्रतिरोध R है। माना तुल्य प्रतिरोध R है। अगर तुल्य प्रतिरोध R है, प्रश्नानुसार लिख देंगे हम, फिर प्रश्नानुसार समांतर है ना, 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, R1 का मान है 2, 1, R2 का मान है 2, R2 है या 3 है, 3 है भाई। तो ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास 6, तो लॉस आ जाएगा 6, 1 छंगा 6, 6 कम 6, 3 3 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 1 कम 1, तो ये हो गया 9/6। ठीक है, 3 3 9, 3 2 6, 1/R। तो 1/R है, पलट दो, R ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो R आ जाएगा 2/3 ओम। ये आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध, आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स, अभी मैं यहाँ पे नहीं रखता हूँ, नहीं तो ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है और आगे और दूसरा वीडियो बनाने वाला हूँ, वहाँ पे आप बाकी सारे न्यूमेरिकल देख सकते हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना रहे हैं, चैप्टर, तो आप उसे सब ट्रीट कीजिए। ठीक है, ये सब इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। ठीक है, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अगला है पार्श्वक्रम के लाभ। देखो, श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में अगर घर पे चीजें लगाएंगे तो क्या होगा, अगर हम सभी चीजों को घर के श्रेणी क्रम में लगा देंगे, श्रेणी क्रम का मतलब समझो, आपने देखा भी होगा, एक तार है ये, है ना, यहाँ पर तुमने बल्ब लगा दिया, यहाँ पे तुमने पंखा लगा दिया, ये पंखा लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर तुमने फ्रिज लगा दिया, ये तुम्हारा फ्रिज है, और यहाँ पे तुम्हारा कुंजी है, इस एक के साथ एक जुड़े हुए श्रेणी क्रम में ही है, एक ही लाइन में है। अब तुम जब एक कुंजी को तुम ऐसे दबाओगे, ऑन करोगे, तो ये सब जल जाएंगे, बल्ब भी जलेगा, पंखा भी जलेगा, फ्रिज भी जलेगा, तीनों एक साथ जलेंगे। और जैसे तुम बंद करोगे, बल्ब भी बंद हो जाएगा, पंखा भी बंद हो जाएगा, फ्रिज भी बंद हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम के लाभ और नुकसान है, एक साथ जलेंगे, एक साथ बुझेंगे। अब तो ऐसा तो नहीं होता, कभी कभी हमें पंखा चलाना होता है, कभी पंखा बंद भी रखना होता है, कभी फ्रिज चलाना होता है तो फ्रिज बंद रखना होता है, हम अपनी मर्जी नहीं जला सकते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सब एक साथ चालू होंगे, सब एक साथ बंद होंगे। लेकिन पार्श्वक्रम अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे ना, तो उसका फायदा क्या है, अगर ये चीज एक होती तो इसके लिए अलग स्विच बना दो, इसके लिए अलग स्विच, इसके लिए अलग स्विच। कब, जब वो एक के नीचे एक होती, समांतर क्रम में होंगी, तो मैं जिसको चाहूँ उसको यूज कर सकता हूँ। किस क्रम में, पार्श्वक्रम में, समांतर क्रम में। वही लिखा है यहाँ पर, सभी वैद्युत युक्तियों को समान विभवांतर मिल जाता है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, और एक युक्ति बंद या खराब हो जाती है तो पूरा परिपथ बंद नहीं होता, पूरा परिपथ बंद हो जाता है, सॉरी। ठीक है, और जो मेन चीज मैंने बोला, मुख्य लाभ वही है कि हम हर एक युक्ति को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेन फायदा होता है श्रेणी क्रम और पार्श्वक्रम में। यहाँ लिखा हुआ है वही चीज, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्वक्रम में संयोजित करना क्या लाभ है। लाभ क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होगी तथा युक्तियां अपने प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकती हैं। किसमें, पार्श्वक्रम में। पार्श्वक्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं, जो मैंने आपको बोला। पार्श्वक्रम में यदि किसी कारणवश कोई एक युक्ति खराब भी हो जाती है तो अन्य युक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं, वे सुचारू रूप से कार्य करती रहती हैं। पार्श्वक्रम में कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। तो ये कुछ फायदे हैं,
और इसी फायदों की वजह से हम पार्श्व क्रम, समांतर क्रम का यूज करते हैं अपने घरों पे। आपके घरों पे जो सर्किट लगा पड़ा है ना, वो पार्श्व क्रम में है, श्रेणी क्रम में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में। लास्ट ईयर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था बोर्ड एग्जाम 2022 में, तो मैंने कहा इसको ले लेते हैं इस वीडियो में। कह रहे हैं आपके पास 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, आप इनको किस प्रकार से संयोजित करेंगे? संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। एक चीज, 3 प्रतिरोध है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपको प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो प्रतिरोधों को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, और अगर आपको प्रतिरोध कम चाहिए तो आपको उस प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए। कोई चीज अगर आपको लगता है मैं भूल सकता हूँ, फटाक कर लिख लो कॉपी में नोट करके। तो आपको 3 ओम दे रखे हैं, 3 प्रतिरोध दे रखा है, ओम बोल रहा हूं। चार चाहिए ना? हाँ 3, हाँ ठीक है। सो इन तीनों प्रतिरोधों को मैं कैसे जोड़ूं कि मुझे पहले स्थिति में 6 जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम मिले? तो मैं क्या करूंगा, अरे यार मिटाना पड़ेगा। देखो बेटा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये मेरा सर्किट है, ठीक है, ये ब्रेक हो गया, यहां मैंने ले लिया। और मैंने कि यहाँ प्रतिरोध ले लेता हूँ, ये देखो, ये मैंने लिया, ऐसे जोड़ूंगा तो बनेगा। मैं यहाँ रखूंगा 3 ओम, यहाँ रखूंगा 6 ओम, और यहाँ रखूंगा 2 ओम। देखो 3 ओम और 6 ओम को मैंने समांतर में जोड़ दिया। इनका तुल्य प्रतिरोध इसके साथ किस में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, तब जाके मुझे 4 मिलेगा। कैसे देखते हैं, यदि R2 R3, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है, ठीक है, R2 R3 को समांतर क्रम में जोड़ें तो इनका तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हाँ, वो हो जाएगा R डैश, मान लेते हैं क्योंकि समांतर में तो बट्टे में लिखेंगे, 1/R डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R3 मान रखते हैं। R2 का मान 3, R3 का मान 6, लॉसअप आ जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 6 कम 6, 1 कम 1, तो ये आ गया 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। आगे हल करेंगे, 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/2, R डैश 1 कम R डैश, 2 1 कम 2, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 2 ओम इनका। अब ये 2 ओम इसके साथ क्या है? श्रेणी क्रम में। उसके बाद क्या लिखोगे? अब R1 व R डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R डैश, R1 का मान 2, R डैश का मान 2, 4 ओम। आंसर ठीक, आंसर आ गया जो आपसे बोला गया था। इस तरीके से जोड़ेंगे तो पहला वाला मिलेगा। लास्ट ईयर पूछा गया, हर बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक, अब बोला गया 1 ओम, 1 ओम सबसे न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम के लिए हमें क्या करना होता है? समांतर क्रम में जोड़ना होता है। तो हमें सबको क्या करना होगा? समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे, चित्र तो बनाने के लिए बोला नहीं है, फिर भी बना दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने चित्र बना दी। ये कितना है? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। सभी को क्या करना है? समांतर क्रम में जोड़ देना है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा बच्चों? समांतर क्रम में
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 है ना। तो r1 का मान कितना है 2, r2 का मान 4, r3 का मान 6। लॉस ऑफ क्या जाएगा 12। 2 छंग 12, 6 कम 6, 4 3 12, 3 कम 3, 6 दूनी 12, 2 कम 2। गड़बड़ हो रहा है क्या? एक कम चाहिए ना, 2 3 था, मैंने 4 लिख दिया, तभी तो कह रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा, यहाँ 3 था। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, ये चीज ध्यान रखना है आपको हमेशा। तो 3 चौके 12, 4 एकम 4, ये 2, ये आगे 12/12 1। तो आगे हल करेंगे, यहाँ पर 1/r बराबर 1, r एकम r, तिरछे गुना कर देंगे तो 1 ओम आ जाएगा। यही आपको चाहिए था। ठीक, ये क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। किस क्रम में जोड़ोगे कि आपको अधिकतम मिलेगा और किस क्रम में जोड़ोगे कि आपको न्यूनतम मिलेगा। अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, प्रतिरोध आपको दे रखे हैं, कमेंट करके अपना आंसर बताइए क्या आएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा जो होती है वो उसका ताप निकलता है, उसका तापीय प्रभाव क्या होता है, हीट जनरेट करती है वो। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है। ठीक, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च हो जाता है, जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, और तापीय ऊर्जा H के लिए ये सूत्र होता है। ठीक, ऊर्जा क्या होता है, तापीय ऊर्जा वो होता है शक्ति इनटू समय। शक्ति क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, शक्ति को हम P से प्रकट करते हैं, ऊर्जा को H से, समय को T से। और शक्ति का मात्रक जो होता है सूत्र होता है VI होता है, V विभवांतर, I विद्युत धारा। ठीक है, ये रख दिया। और हम फिर से जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। ये एक सूत्र हुआ, ये भी एक सूत्र हुआ। ठीक है, अलग अलग सूत्र बना रहा हूं मैं। यहाँ V की जगह मैं क्या रखूंगा IR, और पीछे से IT ऑलरेडी है, तो I गुणा I स्क्वायर और यह RT। तो ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है। अब क्वेश्चन जब आप करेंगे, जब क्वेश्चन हमारे पास होगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मुझे इनमें से कौन सा सूत्र लगाना है। ठीक, ऊर्जा का मात्रक जूल। अगला है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। तो ये देखो बेटा, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। जो H होता है ना, जो तापीय प्रभाव होता है, वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। विद्युत धारा का वर्ग समानुपाती, मतलब I का स्क्वायर जितना ज्यादा होगा उतना H बढ़ेगा, जितना कम होगा उतना H कम घटेगा। प्रतिरोध के समानुपाती है, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ऊष्मा उतनी ज्यादा होगी। समय के समानुपाती होता है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, तो ये सूत्र बनके रेडी हो जाएगा, जो पहले ही हम देख चुके हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सिंपल 2-1 क्वेश्चन ही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। क्वेश्चन का भंडार आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 50 वाट, वाट मतलब शक्ति हमें दे रखा है, विभवांतर से वाट 1 सेकेंड। यहाँ पर 50 विभवांतर लिख रखा है, वाट नहीं होगा, यहाँ पर V होगा। ठीक, 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकृत कीजिए। ऊष्मा ज्ञात करना यानी कि H की गणना करनी है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो बेटा ध्यानपूर्वक देखना है क्वेश्चन में। आवेश दे रखा है 96,000 कूलम। ठीक है, 1 घंटा बोला गया, समय दे रखा है 1 घंटा। ठीक है, घंटा देखो पद्धति होती है MKS, S का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है सेकंड, ये घंटे में दे रखा है, सेकंड में बदलना है। देखो घंटे को अगर सेकंड में बदलना है, ठीक है, देखो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक, और मिनट को तुम्हें अगर बदलना है सेकंड में, तो
1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 6 छंग 36, पीछे से 2 जीरो, ठीक है, इतना सेकंड। तो ये मैंने लिख दिया 3600 सेकंड। ओके, विभवांतर मुझे क्या दे रखा है, 50 वोल्ट। देखो विभवांतर मुझे 50 वोल्ट दे रखा है और मुझे एच ऊष्मा की गणना करनी है। और एच बराबर क्या होता है, मुझे वी दे रखा है, देखो मुझे वी दे रखा है, मुझे टी दे रखा है, ठीक है, वी टी में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, एच बराबर आपका होता है वी आई टी। मुझे आई नहीं दे रखा है, आई मैं निकालूंगा। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू मुझे क्या दे रखा है, 96,000, और समय मेरे पास कितना है 3600, 1020 कटा। और भी मैं काट सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये मान डायरेक्ट रख दिया, काटा पिटा नहीं किया। ये चीज़ और ये चीज़ मैंने पूरी यहाँ रख दी, आई की जगह पर, आई की गणना यहाँ कर ली। अब यहाँ से मैंने हल किया, देखो 50 वी का मान, आई का मान, ये क्यू बट्टे टी, और समय कितना है ये चीज़, देखो इससे ये पूरा पूरा कट गया, ठीक। ऊपर क्या बचा, ये चीज़, ठीक है, ऊपर ये बचा। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, देखो ये 50 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 10 की घात 1, और ये 96,000 है, 3 जीरो है, 10 की घात 3, तो 5 गुणा 96, 10 की घात 3, 10 की घात 1, 10 की घात 4, गुणा करो, 5 छंग 30, ठीक है, हासिल लगा 3, 5 नम 45, 45 और 3 48, ठीक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 48 गुणा 10, है ना, 1 जीरो है तो 10 लिख सकता हूँ, 10 की घात 1 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 की घात 5 हो गया। सार्थक अंक में बदलना है, मुझे दशमलव एक स्थान की बात चाहिए, तो दशमलव अगर मुझे एक स्थान की बात चाहिए तो मैं 10 से भाग देना है। अगर मैं 10 से भाग दे रहा हूँ तो मुझे 10 से गुणा भी करना होगा, क्योंकि संख्या पर प्रभाव पड़ जाएगा। ये चीज़ हल होकर आ जाएगी 4.8, और गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 की घात 6, ठीक है। और ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिरी 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या दे रखा है, आर दे रखा है, विद्युत धारा आई दे रखा है, समय टी दे रखा है। तो एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ये सूत्र होता है। अब की बार ये नहीं लगाया मैंने, वी आई टी नहीं लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि जो दिया है और जो निकालना है उस पर ये संबंध बन रहा है, तो मैं यही लगाऊंगा ना। आई मुझे दे रखा है, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। आई कितना है 5, 5 है, 5 का स्क्वायर। फिर मुझे आर दे रखा है 20, टी मुझे दे रखा है 30 सेकंड, ठीक है। 25 आ गया, 2 3 6, पीछे से 2 जीरो, 25 छंग 150, पीछे से 2 जीरो, तो 15 है, 1 2 3, तो 10 की घात 3 आ गया, ठीक। और दशमलव मुझे यहाँ लगाना है, तो एक संख्या यहाँ बढ़ा दो, 1.5 हो जाएगा, 10 की घात 4 हो जाएगी, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ये इसका हल आ गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो किसी विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा विद्युत शक्ति P के द्वारा निर्धारित की जाती है, और P बराबर क्या होता है, उपभुक्त विद्युत ऊर्जा बट्टे समय, यानी कि W बट्टे T। और W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है QV बट्टे T, ठीक है। हाँ, और देखो और इसको हल कर सकते हैं, Q बराबर क्या होता है IT, ठीक है ना। तो Q बराबर IT होता है, तो Q की जगह मान रख दो IT, गुणे में V है, बट्टे में T है, T से T कटा, तो P बराबर VI भी होता है। तो ये कई सारे सूत्र आपको लिखने थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं विद्युत शक्ति, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बोला, विद्युत बराबर P बराबर VI है ना, तो जो कि मैंने आपको निकाल के भी दिखाया है, P बराबर VI। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, सिंपल परिभाषा। कार्य करने की जो समय दर होती है ना, उसे हम शक्ति कहते हैं, और शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होते हैं VI, विभवांतर
और विद्युत धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की उपभुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी परिपथ की बात करें, किसी विद्युत परिपथ में उपभुक्त या क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, इसे भी विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है VI, ठीक। शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा, वाट होता है, ठीक। और 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पियर, ठीक है। ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है, जिसे हम यूनिट भी कहते हैं आम भाषा में, ठीक है। और 1 किलोवाट में कितना होता है, 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आता है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने इस पूरे चैप्टर को आपको समझा दिया है, हर एक टॉपिक को समझाएं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएं। अगर इस वीडियो को देख लेते हो तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसेंगे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद जो आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो उससे भी ज़रूर देखें, ठीक है। वहाँ हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, और भी छोटे मोटे जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है, जो टॉपिक हमने सीखे हैं उस पर आधारित जो प्रश्न है वो हम करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल बच्चों।